साल 1925 बिहार के लखीसराय का लाखोचक गांव। इस गांव में बड़ी संख्या में यादव समाज के लोग इकट्ठा हुए। उनके हाथों में जनेऊ था। वो इसे धारण करने के लिए इकट्ठा हुए थे। लेकिन यह बात भूमिहारों को नागवार गुजरी और 3000 से ज्यादा भूमिहार लाठी डंडों के साथ उस जगह पर पहुंचे और फिर हुई लड़ाई। कई लाशें गिरी। इस संघर्ष को भारत की पहली जाति हिंसा के तौर पर दर्ज किया जाता है। यादवों की तरफ से उठाया गया ये कदम सिर्फ एक आंदोलन नहीं था, बल्कि भारत के जातिगत ढांचे पर एक करारा तमाचा था। नमस्कार, मैं हूं महिमा। आज हम बात करेंगे बिहार के जनेऊ आंदोलन और राजनीति में पिछड़ी जाति के पहुंचने की। बिहार में ब्राह्मणों, भूमिहारों और राजपूतों ने कम से कम 1000 सालों तक समाज पर अपना प्रभुत्व बनाए रखा, जब तक कि यादव, शूद्र, कुर्मी और कोयरी समाज ने उन्हें चुनौती नहीं दी। दरअसल एक वक्त था जब बिहार में पिछड़ी जातियों ने भूमिहारों के खिलाफ आवाज उठाना शुरू कर दिया था। भूमिहार यानी कि बिहार का जमींदार समाज, जो 5% से भी कम हुआ करता था, उनका राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक वर्चस्व पूरे बिहार में था। भूमिहार जाति खुद को परंपरागत रूप से ब्राह्मण या फिर ब्राह्मण के समान मानती रही है और इसलिए वो द्विज परंपरा के तहत जनेऊ धारण करते थे। प्राचीन वर्ण व्यवस्था ही आज की बिगड़ी हुई जाति व्यवस्था है। इसमें उच्च जातियां जैसे कि भूमिहारों और ठाकुरों की द्विज द्वितीय जन्म की स्थिति है। वो निचली जातियों का शोषण करते। भूमिहारों को फसल का सबसे ज्यादा हिस्सा जाता, जबकि जबरदस्ती गरीब किसानों से काम करवाए जाते, उनका शोषण किया जाता। और इसी अत्याचार के खिलाफ शुरू हुआ जनेऊ आंदोलन। इस आंदोलन की शुरुआत असल में आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती से हुई। उन्होंने 1879 में कायस्थ माधोलाल का उपनयन संस्कार कर दिया। जब दयानंद सरस्वती ने यह आंदोलन चलाया तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी इससे जुड़े कार्यक्रम अछूतो द्वार सम्मेलन में आए। सिर्फ आए नहीं, कार्यक्रम की अध्यक्षता की। एक भंगी के हाथ से पानी पिए और पूरे बिहार को हिला दिया। यहीं पर पहली बार जाति का स्टिग्मा टूटा था। वहीं पटना के गांव मानेर के हाथी टोला में अभी पूरी तरह से जनेऊ आंदोलन अपने उफान पर नहीं आया था और इसकी शुरुआत होते ही ऊंची जातियों ने इसका तगड़ा विरोध शुरू कर दिया। फणीश्वर नाथ रेणु अपने उपन्यास मैला आंचल में मनेर की घटना को मैरीगंज नाम से लिखते हैं। 1899 से 1925, यही कोई 25-26 साल। पिछड़ी जातियां जनेऊ पहनती और ऊंची जातियां ये देखकर जल भुन जाती, कई बार जला और भून भी देती। यही करते करते आ गया 1925 का लाखोचक, यानी मुंगेर की वो जगह जहां ऊंची जाति के लोगों को आखिरकार सरेंडर करना पड़ा। असल में उन्होंने तब तक कई सौ लोगों की हत्या कर दी थी। साल 1911 में मधेपुरा जिले के मुरहो गांव के एक जमींदार ने एक मुहिम चला दी कि अब यादव भी जनेऊ पहनेंगे। ये जमींदार कोई और नहीं, बीपी मंडल के पिता रासबिहारी मंडल थे। ये वही शख्स थे जो कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। उन्होंने रूढ़ियों और भेदभाव को खत्म करने के मकसद से बिहार में यादवों के लिए जनेऊ पहनने की मुहिम चलाई थी। रासबिहारी मंडल की मुहिम उस समय प्रतिक्रियावादी लग रही थी, लेकिन उन्होंने कहा था कि यह स्वाभिमान का आंदोलन था। सोचिए, सूत का एक धागा कैसे आत्मसम्मान की लड़ाई का सूत्रधार बन गया था। 1911 में रासबिहारी मंडल ने गोप जाति महासभा की स्थापना की। फरवरी 1913 को कंकड़बाग पटना में गोप जाति महासभा का अखिल भारतीय सम्मेलन हुआ। इसमें बिहार के कई जिलों के अलावा लाहौर, गोरखपुर, लखनऊ और कई जगहों के प्रतिनिधि आए हुए थे। काफी बड़ी संख्या में यादव छात्र भी मौजूद थे। इस सम्मेलन में शिवनंदन प्रसाद ने स्वागत भाषण दिया और रासबिहारी मंडल ने पटना सिटी के दामोदर प्रसाद का नाम प्रस्तावित किया। इसी सम्मेलन में जनेऊ पहनने के साथ वर्मा टाइटल लगाने का भी फैसला लिया गया। बाद में गोप जाति महासभा और अहिर महासभा का विलय होकर अखिल भारतीय महासभा का गठन हुआ। 1917 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड समिति के समक्ष यादवों के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करते हुए रासबिहारी मंडल ने वायसरॉय को परंपरागत सलामी देने की जगह उनसे हाथ मिलाया था। ये सुनने में बहुत आम बात लग रही होगी, लेकिन उस वक्त नहीं थी। उन्होंने सेना में यादवों के लिए अहिर रेजिमेंट की मांग की थी। रासबिहारी मंडल का जनेऊ आंदोलन सिर्फ धार्मिक या फिर रीतियों का मामला भर नहीं था, बल्कि एक बड़े सामाजिक बदलाव की शुरुआत थी। उस समय पिछड़ी जातियों ने जनेऊ आत्मसम्मान पाने के लिए पहना था, जिसे समाजशास्त्री एफ.जी. बेली ने संस्कृतिकरण कहा है, जहां वंचित समुदाय अपने आर्थिक उन्नयन को सामाजिक प्रतिष्ठा में बदलने के लिए उच्च जातियों के प्रतीकों को अपनाते हैं।
समाजशास्त्री एफ.डी. बेली की बातों को आसान शब्दों में कहें तो जो पिछड़ी जातियां धीरे धीरे धनवान होती गईं, जिनके पास थोड़े पैसे आ गए, उन जातियों के लोगों ने वो सब कुछ करना शुरू कर दिया जो सवर्ण जातियों के लोग करते थे, जैसे कि जनेऊ पहन लेना। यादव, कुर्मी, कोयरी जैसी पिछड़ी जातियों का जनेऊ पहनना इस प्रतीकात्मक बदलाव का हिस्सा था, लेकिन यही बदलाव उस वक्त की जाति व्यवस्था के लिए असहनीय था। इसका सबसे बड़ा प्रमाण 1925 के लाखोचक संघर्ष के रूप में सामने आया, जिसका जिक्र हमने शुरुआत में किया था। लखीसराय शहर के करीब 8 किलोमीटर दूरी पर बसे इस गांव का एक इतिहास है, एक ऐसा इतिहास जिसे बिहार के इतिहासकार पहली जाति हिंसा की लड़ाई मानते हैं, लेकिन इलाके के लोग युद्ध कहते हैं। बिहार का एक ऐसा इकलौता युद्ध जो यहीं रहने वाले दो समुदायों के बीच हुआ। 2 दिन तक चला, गोलियां चली, 8 से 10 लोग मारे गए। हालांकि आधिकारिक आंकड़ा स्पष्ट नहीं है। एक ऐसा युद्ध जो अपनी जाति को सुरक्षित रखने के लिए किया गया, एक ऐसा युद्ध जिसने राज्य में जातीय गोलबंदी को मजबूत कर दिया, एक ऐसा युद्ध जिसने भूमिहार और यादव जैसी 2 प्रमुख जातियों के बीच एक दूरी पैदा कर दी। लाखोचक गांव लखीसराय जिले के सूर्यगढ़ा विधानसभा में आता है। आज लाखोचक में ऐसा कोई नहीं है जो उस जाति भिड़ंत की कहानी सुना सके, कोई नहीं है जो बता सके कि तब क्या हुआ था, क्यों हुआ था और क्या क्या हुआ था। जिस कहानी को गांव वाले भूल गए हैं, उसे इतिहास की किताबों ने सहेज कर रखा है। लेखक प्रसन्न चौधरी और पत्रकार श्रीकांत की किताब बिहार सामाजिक परिवर्तन के कुछ आयाम में इस घटना का विस्तार से जिक्र किया गया है। साल था 1925। बिहार में निचली समझी जाने वाली जातियां एक साथ जुटी और सभी ने एक साथ जनेऊ धारण किया। इसे बिहार में ऊंची समझी जाने वाली जातियों ने खुद के लिए एक चुनौती समझा। कई जगह पर छिटपुट घटनाएं हुई, लेकिन सबसे बड़ी घटना 26 मई 1925 को लखीसराय के लाखोचक गांव में घटी। इस दिन जनेऊ धारण करने के लिए आसपास के कई गांवों से यादव बड़ी संख्या में जुटे हुए थे। प्रसिद्ध नारायण सिंह इलाके के बड़े जमींदार थे और जाति से भूमिहार थे। वो इसके खिलाफ थे। उनके नेतृत्व में करीब हजारों भूमिहारों ने यादवों पर हमला कर दिया। इस किताब में उस दिन की घटना कुछ यूं दर्ज है। उत्तर पश्चिम दिशा से करीब 3000 बाभनों की भीड़ गोहारा बांधे बस्ती की तरफ बढ़ रही थी। हाथी पर अपने कुछ लोगों के साथ बैठे विश्वेश्वर सिंह भीड़ का नेतृत्व कर रहे थे। आजू बाजू में घुड़सवार थे, जिसमें एक खुद जमींदार प्रसिद्ध नारायण सिंह थे। भीड़ लाठी, फरसा, गड़ासा, तलवार और भाले से लैस थी। 2 दिन तक चले इस संघर्ष के बाद पुलिस ने 118 राउंड फायरिंग की। पुलिस के सब इंस्पेक्टर और एसपी बुरी तरह से घायल हुए। इस घटना में 8 से लेकर 80 लोगों के मारे जाने की बात कही जाती है। ऐसा माना जाता है कि लाखोचक की यह घटना बिहार के इतिहास में पहली जाति हिंसा या फिर जाति आधार पर बड़े हमले जैसी घटना है। इस घटना ने राज्य की जाति संरचना को, यहाँ की व्यवस्था को और आगे चलकर राजनीति को बहुत हद तक प्रभावित किया है। तो ये था लाखोचक का सच। लाखोचक में सवर्ण जातियों की तरफ से किया गया हमला और प्रशासन की उनको बचाने की भरपूर कोशिश के बाद भी पिछड़ी जातियों का मनोबल नहीं टूटा। पिछड़ी जातियों ने उच्च जातियों के लिए भविष्य में बेगार बिल्कुल ना करने और जनेऊ धारण करने का संकल्प लिया। बेगार का मतलब है जबरदस्ती मजदूरी करने, जिसके लिए उन्हें कोई मेहनताना भी नहीं दिया जाता था। लाखोचक की घटना बिहार के 2 जुझारू खेतिहर जातियों के बीच खुली लड़ाई की घटना थी। जाति संगठनों के उभार, जनेऊ आंदोलन और लाखोचक की घटना के बाद जातियों की बलवती होती सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक आकांक्षाओं ने एक नए संगठन त्रिवेणी संघ के रूप में आकार ग्रहण किया। 1899 के हाथीटोला और 1925 में लाखोचक जैसी घटनाओं के बाद इन पिछड़ी जातियों की राजनीतिक चेतना संगठित होने लगी। इसी कड़ी में 1930 के दशक में त्रिवेणी संघ का गठन हुआ, जिसमें यादव, कुर्मी और कोयरी जातियों की भागीदारी थी। ये संगठन सामाजिक और राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिए खड़ा हुआ और भारतीय राजनीति में पिछड़ी जातियों की राजनीति की नींव रखी। त्रिवेणी संघ उच्च जाति के वर्चस्व के प्रति कांग्रेस की उदासीनता के विरोध में स्वतंत्र राजनीतिक दबाव बनाने और एक स्वायत्त राजनीतिक दल बनाने का प्रयास था, पहला प्रयास था। यह भी ध्यान देने की बात है कि इस दौर का राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन अपेक्षा के मुताबिक उच्च जातीय नेतृत्व के अधीन था, इसलिए एक वैचारिक टकराव उभरने लगा। स्वतंत्रता संग्राम बनाम सामाजिक न्याय के आंदोलन। स्वतंत्रता के बाद के पहले 2 दशकों 1947 से 1960 में भूमिहार और ब्राह्मण जातियां सत्ता के केंद्र में रही। 1990 के बाद यही वंचित समुदाय सत्ता और नेतृत्व में हिस्सेदारी पाने लगे।
बिहार के जातीय संघर्षों का ये इतिहास हमें बताता है कि प्रतीक कभी कभी क्रांति का चेहरा बन जाते हैं, जैसे जनेऊ। एक दौर में जब उसे पहनने के लिए लाठियां चली और एक दौर में जब उसे तोड़ने के लिए भी लाखों लोग इकट्ठा हुए थे। दोनों स्थितियों में लक्ष्य एक ही था, जाति व्यवस्था को नकारना और सम्मानपूर्ण समाज की ओर आगे बढ़ना। हालांकि बिहार में जातियों को खत्म करने की पुरजोर कोशिश हुई, लेकिन समय के साथ ये जाति ही मजबूत जनाधार और राजनीति की नींव बन गई। इसलिए आज भी बिहार की राजनीति से जाति अलग नहीं है। कोई भी राजनीतिक पार्टी जब प्रत्याशी चुनती है तो जाति का खास ध्यान देती है। ये बिहार का वो अभिशाप है जिसने कभी उसे इससे ऊपर उठ के देखने ही नहीं दिया। फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।